This is R.K. Shukla, Senior Zoology Faculty, ex-faculty of Aakash. Today we are discussing about one specific topic. This is structural organization in animal, और ये NCERT का चैप्टर 7 है, पेज नंबर 100 to 122 के बीच में है। और अभी सबसे पहले हम लोग इसमें बात कर रहे हैं किसके बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा डिस्कशन स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होगा, इस बात को याद रखना। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। अब एनसीईआरटी में सबसे पहला टॉपिक है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ये सबसे पहला टॉपिक है। तो मैं बताऊं कि प्रोटोजोआ और प्रोटिस्टा जैसे एनिमल जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं, सच काइंड ऑफ एनिमल आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड दीज आर कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, अंडरस्टैंड। और उसके बाद अच्छी तरह से याद रखना, जबकि अगर मैं बात करूं फाइलम पॉरीफेरा में तो कई सारा सेल होता है, बट सेल में कॉपरेशन की टेंडेंसी नहीं होता, और ऐसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाता है, मल्टी सेलुलर और सेलुलर, ठीक है। फिर मैं बात करूं किसके बारे में, फाइलम सीलेंट्रेटा और फाइलम टिनोफोरा के बारे में। तो इसमें याद रखना कई सारा सेल है और सेल में आपस में कॉपरेशन की टेंडेंसी भी है। सच काइंड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज टिश्यू। अगर मैं एनसीईआरटी की भाषा में बात करूं तो सिमिलर टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, याद रखना ये एनसीईआरटी ने ऐड किया है। एनसीईआरटी ने इसमें ऐड किया है सिमिलर टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस आर कॉल्ड एज टिश्यू, ठीक है। और याद रखना ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज ऑर्गन, और ऑर्गन लेवल इज फाउंड ओनली इन फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, एंड ग्रुप ऑफ organ is called as organ system level, and organ system level is found in all phyla start from Aschelminthes and will be continued till chordata. You have to keep in your brain, तो इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है। फिर हम बात करेंगे फाइब्रस एंड नॉन फाइब्रस टिश्यू के बारे में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यू है। देखो एक कॉमन सेल में लंबाई और चौड़ाई के बीच में जो रेशियो रहता है, रेशियो इन बिटवीन लेंथ एंड विड्थ, वो क्या रहता है, 1:1, 2:1, 3:1 और 4:1 और 5:1। ये रेशियो एक कॉमन सेल में पाया जाता है, एंड सच काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज नॉन फाइब्रस सेल, एंड सच काइंड ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज नॉन फाइब्रस टिश्यू। और ये किसमें, और इसका एग्जाम्पल क्या है, एपिथेलियल टिश्यू एज वेल एज कनेक्टिव टिश्यू। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। अब ये दूसरे साइड में आते हैं, ये सेल देखो आप, इसमें लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है दिस इज मोर देन 10:1। Ratio in between length and width is more than 10:1. Such kind of cell is called as fibrous cell, and such kind of tissue is called as fibrous tissue. It is found in muscular tissue as well as nervous tissue. इस बात को दिमाग में सेट करके रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। बेसिकली टिश्यू इज कैटेगराइज्ड इनटू 4 कैटेगरी। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू नॉन फाइब्रस टाइप का टिश्यू है, और इसमें सेल के बीच का जो इंटरसेलुलर स्पेस है ये बहुत ही कम पाया जाता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। अगर मैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करूं तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा पाया जाता है, इस बात को अच्छी तरह से याद रखेंगे। थर्ड टाइप का टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू, एंड फोर्थ टाइप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज नर्वस टिश्यू। चौथे टाइप का जो टिश्यू है ये नर्वस टिश्यू कहलाता है, इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है, ठीक है। और अगर मैं तो यहाँ मैंने सेम चीज को चार्ट फॉर्म में दिखाया है कि टिश्यू आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 कैटेगरी। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, देन मस्कुलर टिश्यू, देन नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है, कवरिंग, लाइनिंग एंड सीक्रेशन, इन सभी के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है, लिंकिंग एंड सपोर्ट। मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन। और नर्वस टिश्यू का अगर मैं एनसीईआरटी की भाषा में जाता हूं तो रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। तो ये सभी तरह के टिश्यू का फंक्शन हो जाता है। अब सबसे पहले हमें बात करना है डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। याद रखना एपिथेलियल टिश्यू में मेनली 3 तरह का सेल है। इसके लाइक स्क्वामस सेल है, और क्यूब लाइक क्यूबॉइडल सेल है, और लॉन्गर सेल है जिसे हम कॉलमनर सेल कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना सभी बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है ना। इनमें से कोई भी सेल अगर सिंगल लेयर बना दे तो ये कहलाएगा सिंपल एपिथेलियम। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, ठीक है। अगर 2 to 5 लेयर बनाए और लेयर कैसा हो, स्ट्रेचेबल हो, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम,
ठीक है। और अगर तीसरा जो टाइप है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है, कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर सेल का सिंगल लेयर है जिसमें कुछ सेल की लंबाई ज्यादा है, कुछ सेल की लंबाई कम है, तो देखने से ऐसा लगता है जैसे इसमें टू लेयर है, वास्तव में सिंगल लेयर है। सिंगल लेयर में कुछ सेल की लंबाई कम रह गई है, तो देखने से ऐसा लग रहा है जैसे टू लेयर है। सच काइंड ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। और अगर मोर देन 5 लेयर है और कैसा है, ये नॉन स्ट्रेचेबल है, देन दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड और स्क्वामस एपिथेलियम। अब इसमें तुम एक बात समझ लो, जितना मेडिकल साइंस का बुक है, जितना फिजियोलॉजी का बुक है, वो एपिथेलियल टिश्यू को 4 कैटेगरी में कैटेगराइज करता है। बट अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो वो 2 ही कैटेगरी मानता है। कौन सा? एक सिंपल एपिथेलियम और दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम। तो अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, तो अच्छी तरह से याद रखना, एनसीईआरटी के हिसाब से कंपाउंड एपिथेलियम का डेफिनेशन क्या है, एपिथेलियम विच इज कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 लेयर। Could you follow my point? More than 1 layer is called as compound or stratified epithelium. तो यहां पर ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, इस बात को याद रखना एनसीईआरटी में और बाकी बुक में, ठीक है। फिर यहां पर हमने एग्जाम्पल का बात किया है, तो ये सिंपल एपिथेलियम का एग्जाम्पल है। इसके बारे में इसमें खास एग्जाम्पल क्या है, ब्लड वेसल्स और एयर सैक। इसके बारे में आगे हम बहुत सारा डिस्कशन करने वाले हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का अगर मैं बात करूं तो रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा, ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है। अगर मैं बात करूं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड की, तो इसमें याद रखना नेजल चैम्बर, बेसिकली ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल है। नेजल चैम्बर, लैरिंग्स, trachea and bronchioles, all these are example of pseudo stratified epithelium. You have to keep in your day. और अगर मैं स्ट्रेटिफाइड की बात करूं तो स्किन एंड स्किन डेरिवेटिव, एक आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप याद कर सकते हो ये सारे एग्जाम्पल, ठीक है। फिर एपिथेलियल टिश्यू में बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। हालांकि एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है, बट हमें जानना चाहिए। देखो, जैसे ये एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे हमेशा कनेक्टिव टिश्यू पाया, आमतौर पे कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। और दोनों के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो एपिथेलियल टिश्यू के साइड वाला हिस्सा है उसका सीक्रेशन कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू करता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। Basement membrane is consist of 2 type of content. One content which is found towards epithelial tissue is called as basal lamina. Because of it is secreted by epithelial tissue, that's why it have similar composition as in epithelial tissue. फिर उसका जो दूसरा लेयर है जो कनेक्टिव टिश्यू के साइड में है वो क्या कहलाता है? फाइब्रस लैमिना कहलाता है। इसका सीक्रेशन कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू करता है। चूंकि इसका सीक्रेशन कनेक्टिव टिश्यू करता है तो इसका जो कंपोजिशन होगा वो कैसा होगा? वो कनेक्टिव टिश्यू से मैच करेगा, मतलब इसमें तमाम सारे फाइबर वगैरह पाए जाते हैं। गॉट इट बाय पॉइंट? अब अगर मैं इसको सेपरेट कर लूं, अभी जो मैंने पढ़ा इसको चार्ट फॉर्म में देख लूं, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ बेसल लैमिना एंड फाइब्रस लैमिना। और बेसल लैमिना का खास बात क्या है? सीक्रेटेड बाय एपिथेलियल टिश्यू एंड टुवर्ड्स एपिथेलियल टिश्यू। और फाइब्रस लैमिना का खास बात क्या है? सीक्रेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड टुवर्ड्स कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू के साइड में होता है और कनेक्टिव टिश्यू ही इसका सीक्रेशन करता है, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम, इस बात को याद रखना। देखो, अगर स्क्वामस सेल ने सिंगल लेयर बनाया, देन सच काइंड ऑफ एपिथेलियम इज कॉल्ड एज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। गॉट इट? स्क्वामस सेल ने सिंगल लेयर बनाया, देन दिस इज कॉल्ड एज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अगर क्यूबॉइडल सेल ने सिंगल लेयर बनाया, देन दिस इज कॉल्ड एज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर कॉलमनर सेल ने सिंगल लेयर बनाया, देन दिस इज कॉल्ड एज सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। और कॉलमनर या क्यूबॉइडल सेल में अगर सिलिया भी पाए जाते हैं, देन सच काइंड ऑफ कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कॉल्ड एज सिलिएटेड एपिथेलियम। अब जरा इनका एग्जाम्पल याद करने का एक तरीका हम ढूंढ लेते हैं। देखो, एक फॉर्मूला मैंने डेवलप किया। बाबूलाल ने नाग पाला। नाग का मतलब क्या होता है? कोबरा होता है। जरा सोच लो, बाबूलाल एक खतरनाक आदमी है जिसने नाग पाला और उसका जो फोटो है वो कहां डाला? इज ऑन फेसबुक। उसका जो फोटो है वो कहां डाला? फेसबुक पर डाला, ठीक है। अब जैसा कि आपको मालूम है, हमारे फॉर्मूलाज में केवल कैपिटल लेटर का मतलब होता है, स्मॉल लेटर का कोई मतलब नहीं होता। तो ये जो पहला एग्जाम्पल है, सिंपल स्क्वामस का एग्जाम्पल है। और यहां पर बी का मतलब क्या हुआ? ब्लड वेसल्स। और एल का मतलब क्या है? लंग्स। लंग्स का एयर सैक
और alveoli, और B for blood vessels. N for nephron, nephron का secretory part, and G for gland, so duct of gland. I for intestine, S for stomach, and F for fallopian tube, and B for bronchioles. You have to keep in your brain. अब बच्चों एक बात याद रखना, ये सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी के, इस वीडियो में केवल मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल दे रहा हूं, बाद में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें नॉन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा। हालांकि मेरी सलाह आपको यह है कि आप केवल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल याद करें, और ये बाबूलाल नाग इज ऑन फेसबुक, इतना सा याद करने से एनसीईआरटी के एग्जाम्पल याद हो जाते हैं, आसानी से आपको याद रह जाएंगे, भूलने का खतरा नहीं रहेगा। तो मेरी सलाह आपको यह है कि आप केवल यही याद करें, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंपाउंड एपिथेलियम, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड टिश्यू। अब देखो कंपाउंड टिश्यू हमने बात किया जो कई सारी लेयर से बना होता है, ठीक है। तो और एनसीईआरटी में केवल कंपाउंड स्क्वामस एपिथेलियम है, तो हम भी उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये पहला स्क्वामस कंपाउंड एपिथेलियम है, ये दूसरा एपिथेलियम, दोनों में अंतर किस बात का, इस बात को समझो। ये जो पहला है इसमें देखो ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट बने हुए हैं, और ये ब्लैक स्पॉट क्या है, ये केराटिन प्रोटीन है। तो याद रखना, अगर स्ट्रेटिफाइड या कंपाउंड एपिथेलियम के आउटर लेयर में अगर केराटिन प्रोटीन है, then such kind of stratified epithelium is called as stratified squamous cornified, stratified squamous cornified और keratinized epithelium। बात समझ में आ रहा है। और अगर ये नहीं है केराटिन प्रोटीन तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड स्क्वामस नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियम। तो मेनली कंपाउंड एपिथेलियम को दो हिस्सों में बांटा जाता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस कॉर्निफाइड एंड नॉन कॉर्निफाइड। अब जरा इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं नॉन कॉर्निफाइड की बात करूं तो ये कहां पर है, पहला एग्जाम्पल moist lining of mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, anal canal and anus। आप चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि एंटायर एलिमेंट्री कैनाल एक्सेप्ट स्टमक एंड इंटेस्टाइन। अगर स्टमक और इंटेस्टाइन को हम छोड़ दें तो बाकी पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है डक्ट ऑफ पैंक्रियास एंड सलाइवरी ग्लैंड, ये दो इसके एग्जाम्पल। और कंपाउंड स्क्वामस कॉर्निफाइड का एग्जाम्पल स्किन एंड स्किन डेरिवेटिव, और स्किन डेरिवेटिव में क्या आता है, हेयर, हॉर्न, हुप्स, नेल एंड क्लॉ। हुप्स का मतलब क्या होता है, जितने कैटल्स हैं उनके लेग के नीचे, उनके पैर के नीचे जो एक हार्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है वो क्या कहलाता है, हुप्स कहलाता है, जिसे कॉमनली हम खुर कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ग्लैंड्स के बारे में, एक्सोक्राइनिन एंड एंडोक्राइनिन ग्लैंड। इस बात को दिमाग में सेट करके रखना। देखो एक्सोक्राइनिन ग्लैंड क्या करता है, एक्सोक्राइनिन ग्लैंड एंजाइम बनाता है, इस बात को याद रखना, क्या करता है, एंजाइम बनाता है, ठीक है। और इसके साथ में एक डक्ट पाई जाती है, और ये अपने डक्ट से होता हुआ टारगेट सेल तक पहुंच जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज डक्टेड ग्लैंड, ठीक है। अब अगर मैं एंडोक्राइनिन ग्लैंड के बारे में बात करूं तो याद रखना ये क्या बनाता है, एंडोक्राइनिन ग्लैंड टेक पार्ट इन सीक्रेशन ऑफ हार्मोन। क्या बनाता है, ये हार्मोन बनाता है। और हार्मोन बनाने वाली एंडोक्राइनिन ग्लैंड में डक्ट नहीं पाई जाती, तो ये ब्लड से होता हुआ अपने टारगेट सेल तक पहुंच जाता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। अगर मैं इनको चार्ट फॉर्म में बनाऊं तो देखो एक्सोक्राइनिन का दूसरा नाम क्या है, डक्टेड ग्लैंड, इसका डक्टलेस ग्लैंड, बाकी सब बातें वही हैं, लेकिन ये किसका सीक्रेशन करता है, एक्सोक्राइनिन ग्लैंड एंजाइम का, म्यूकस का, सलाइवा का, ईयरवैक्स का, ऑयल का और मिल्क का। और एंडोक्राइनिन किसका करता है, हार्मोन का करता है। और एग्जाम्पल इसके कई सारे हैं, ये यहाँ पे दिए हुए हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ये एक्सोक्राइनिन के हो जाएंगे, और थायराइड, थाइमस, ये एंडोक्राइनिन ग्लैंड के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। फिर एनसीईआरटी में एक और टाइप है ग्लैंड का, यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर। अधिकांश जो ग्लैंड होती है वो कई सारी सेल से बनी होती है, दैट्स व्हाई दिस आर कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर ग्लैंड। बट कुछ सेल ऐसा है जो एक ही सेल से बना होता है, कुछ ग्लैंड ऐसा है जो एक ही सेल से बना होता है, दिस आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल कहाँ पाया जाता है, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन में। और मल्टी सेलुलर ग्लैंड का बहुत सारा एग्जाम्पल है, अधिकांश ग्लैंड इसी कैटेगरी में आती है, मैमरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड और तमाम सारे एग्जाम्पल, ठीक है। फिर अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लें प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेरिवेटिव के बारे में।
ये स्पेसिफिक फीचर है। किसका स्पेसिफिक फीचर है? ये स्पेसिफिक फीचर है एपिथेलियल टिश्यू का। चूंकि एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल होती है बहुत पास पास होती है, तो उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कांटेक्ट में आती है उनमें स्पेसिफिक काइंड के स्ट्रक्चर बनते हैं। और ये स्पेसिफिक काइंड के स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेरिवेटिव। कंपाउंड टिश्यू में क्या होता है? सेल बहुत दूर दूर होती है, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनने की संभावना ही नहीं है। जब ऐसा स्ट्रक्चर बनने की संभावना ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। बट याद रखना, एपिथेलियल टिश्यू में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेरिवेटिव पाए जाते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला मैंने बनाया। पहला फॉर्मूला क्या बनाया? जिद, JID, जिसमें J3 है। J का मतलब यहां पर क्या है? जंक्शन। फिर उसके आगे एक फॉर्मूला मैंने लगाया टेग, T for tight junction, A for adrenous junction and G for gap junction. I for I2, पहला I interdigitation और दूसरा I intercellular breeze, ठीक है। एंड D2 for desmosome और यह एक फॉर्मूला मैंने फिट किया DMK। इसी तरह से एड्रीनस जंक्शन में एक फॉर्मूला मैंने फिट किया ताज। इनका मतलब क्या है अभी आगे हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जंक्शन के बारे में। देखो, ये पहले टाइप का टाइट जंक्शन है। ये टाइट जंक्शन में देखो, ये सेल A और ये सेल B, दोनों के बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं है, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा? अगर यहां कोई फ्लूइड है तो ये यहां नहीं जा सकता। मतलब बाहर का फ्लूइड अंदर नहीं आ सकता, अंदर का फ्लूइड बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। मतलब ये क्या करता है? इट इज मेंट फॉर लीक प्रूफनेस। ये सरफेस को लीक प्रूफ बनाता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। फिर अगर मैं एड्रीनस जंक्शन के बारे में बात करूं, एड्रीनस जंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं, किसके बारे में? एड्रीनस जंक्शन। तो एड्रीनस जंक्शन में क्या है? देखो, ये स्पेसिफिक टाइप का जंक्शन है जिसमें अंदर के साइड में ये खास तरह का स्ट्रक्चर है जिसे हम प्लैक कहते हैं। ये खास तरह का स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये क्या करता है? सेल को बांध कर रखने का काम करता है। तो ये क्या करता है? सीमेंटिंग और अटैचमेंट करता है। और तीसरा जंक्शन जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि यहां का मॉलिक्यूल निकलकर यहां आ सकता है, फिर यहां से यहां जा सकता है। दिस इज कॉल्ड एज गैप जंक्शन। और गैप जंक्शन क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस, माइक्रो मॉलिक्यूल एंड सम टाइम लार्जर मॉलिक्यूल। ये लाइन याद रखना, डायरेक्टली एनसीईआरटी का लाइन, ठीक है। अब एनसीईआरटी में कुल मिलाकर इतना ही जंक्शन दिया गया है, लेकिन हम कुछ एक और जंक्शन की बात करेंगे। जैसे एड्रीनस जंक्शन का डिटेल हम अभी देखते हैं। देखो, एड्रीनस जंक्शन में ये मान लो सेल A है और ये मान लो कि सेल B है। सेल के अंदर के साइड में, मतलब साइटोप्लाज्म के साइड में इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है और ये कहलाता है प्लैक। दोनों साइड की सेल में पाया जाता है। अब उससे कुछ धागे निकलते हैं जो एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो अब यहां पर ये फॉर्मूला समझ लो, ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, टोनोफाइब्रिल कहलाते हैं। तो यहां समझ लो T for टोनोफाइब्रिल, A for एक्टिन एंड these आर फाउंड इन जंक्शन। ये किस में पाया जाता है? ये जंक्शन में पाया जाता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। फिर देखो, उसके बाद हमने यहां कंपैरिजन किया है एड्रीनस जंक्शन और डेस्मोसोम। कंपैरिजन करने की जरूरत क्या है? अभी आपको थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा। देखो, दोनों का स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा है। दोनों में देखो प्लेक, ठीक है। लेकिन अंतर किस बात का है? यहां टोनोफाइब्रिल ऑफ एक्टिन है। क्या है? टोनोफाइब्रिल ऑफ एक्टिन। और यहां पर क्या है? माइक्रोफाइब्रिल ऑफ केराटिन। तो याद करने के लिए मैंने फॉर्मूला बनाया DMK, D फॉर डेस्मोसोम, M फॉर माइक्रोफाइब्रिल, K फॉर केराटिन। ये फॉर्मूला मैंने यहां डेवलप किया है। तो ये किसका है? ये डेस्मोसोम का फॉर्मूला है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंटरडिजिटेशन एंड इंटरसेलुलर ब्रिज। देखो, ये सेल A है, ये सेल B है। दोनों के बीच में यहां देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का डेवलपमेंट हो जाता है। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करता है? सेल को अलग होने से रोकता है। और अलग होने से रोकने का फंक्शन क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज सीमेंटिंग। कीप cell together to each other or together along with all surrounding cell. This is called as cementing. ठीक है। फिर दूसरा हम बात करते हैं इंटरसेलुलर ब्रिज। देखो, इसमें ये सेल A है, ये सेल B है। किसी भी सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ हिस्सा दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में चला जाता है और इससे दोनों सेल के बीच में
अच्छी तरह से एक्सचेंज हो सकता है। दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेलुलर ब्रिज। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। फिर देखो इंटरसेलुलर ब्रिज, फिर यहां हमने बात किया डेस्मोसोम के बारे में। ये अगर दोनों साइड में डेस्मोसोम है तो ये कहलाता है डेस्मोसोम। इसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ लिया, प्लेक है और माइक्रोफाइब्रिल ऑफ केराटिन। और अगर एक ही साइड में है देन दिस इज कॉल्ड एज हेमीडेस्मोसोम। तो इतनी बातें हमें एपिथेलियल टिश्यू में पढ़ना था। यहां पर एनसीईआरटी का कंप्लीट कवरेज हो जाता है, ठीक है। और इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे कई सारे चार्ट हैं, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, मल्टी सेलुलर, तो ये कई सारे चार्ट हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? ये बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड पूरा डिस्कशन है। नॉन एनसीईआरटी वाले टॉपिक के बारे में अलग से हम डिस्कशन करेंगे। हालांकि नॉन एनसीईआरटी को तैयार करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप तैयार करना चाहते हो तो अलग से हम डिस्कशन करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।